बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। माशी बजट 2025-26 पेश कर दिया गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो असेंबली फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स की आवाज़ें ही आ रही थी और साथ साथ अपोजिशन जो कर रही थी वो भी अपने तौर पे एक सवालिया निशान जरूर है, लेकिन फिलहाल महदूद रहते हैं बजट पे। और बजट जिस तरह से दिया गया उसमें बार बार रिलीफ की बात की गई। अचंभे की बात यह है कि रिलीफ की बात तो की जा रही है, लेकिन ये रिलीफ महसूस क्यों नहीं हो रहा। लगता है एक और दफा पाकिस्तान को अशराफिया का बजट दे दिया गया। और अशराफिया का बजट यूं कि जिस तरह से इस वक्त असेंबली फ्लोर पे तनख्वाहों के लिहाज से रिलीफ की बात की जा रही थी, वो भी एक सवालिया निशान था कि जनाब अगर आप एक आम फर्द को देखें तो वो कितना कमा रहा है। एक आम फर्द की तनख्वाह तो इतनी है ही नहीं जितना उस वक्त कहा जा रहा था, जितने ऑफिशियल्स ऐलान कर रहे थे। और फिर टैक्सेस की बात की जाए तो उसकी शरह में कमी की बात तो की जा रही है, लेकिन ये महसूस क्यों नहीं होता। ऑन ग्राउंड चीजें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। सोने पे सुहागा ये कि अब तो हंसी आती है इस बात पे कि इसी बजट पे बहस भी होने जा रही है और बहस का भी दौरानिया 1 से 2 दिन नहीं कई दिन चलता रहेगा। जब ये बात कही जाती है कि हम IMF के डिक्टेशन पे चल रहे हैं तो फिर क्या बजट और क्या चीजें। वो कहते हैं ना कि क्या चीज आपको सामने लेके चीजों को बेहतर करने की बात करते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ पे महंगाई की शरह कम हो चुकी है। महंगाई की शरह कम होने की बातें हमने रमजानुल मुबारक में भी सुनी और बहुत से आदाद शुमार वो आए कि जिस पे समझ ना आता था कि क्या कहा जाए। यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि इस दफा का बजट भी कोई खास तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं लेके आया। ये कब तक चलेगा। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है तो यहाँ के आम फर्द को कुर्बानी देनी होगी, लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या आम फर्द ही कुर्बानी देता रहेगा, अशराफिया क्यों नहीं कुर्बानी दे सकती। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। आप माहिर माशियात हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया अफीफ राशिद साहब ने, आप माशी तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हनीफ गौहर साहब, साबिक चेयरमैन आबाद हैं आप। नदीम बाकी मौलवी साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम कह रहे थे खासतौर पर कि ये बजट जो है वो हुकूमत ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और जिस तरह से हम असेंबली फ्लोर पे आवाज़ें सुन रहे थे, एक आम आदमी तो समझता है कि उसके लिए रिलीफ ही रिलीफ है। ये आगे आने वाला साल जो है वो क्या चीजें लेके आएगा। बहुत अच्छा रिलीफ है जनाब। आम आदमी 37,000 रुपए महीना तनख्वाह, अब 1,37,000 तनख्वाह होगी। क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, नहीं। आम आदमी 37,000 रुपए में ही जिंदगी गुजारेगा। और जनाब फिर उसके बाद आप कहते हैं जी पेंशनर बुढ़ा आदमी है, कोई इज्जत वैसे ही नहीं देता पाकिस्तान में, आप और पेंशन कम कर दे। बाहर ममालिक में लोग इज्जत देते हैं, पेंशन देते ताकि वो अपने आखिरी वक्त जो है इस मुल्क में इज्जत और एहतराम के साथ रहे शायद। मगर इसके अलावा अब हम बात करेंगे जनाब टैक्सेस तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जनाब। 18% आप GST दे दें, 15% आप प्रोविंस का टैक्स दे दें। उसके बाद अगर गरीब आदमी लाख 1.5 लाख कमा रहा है उसमें भी 12-12.5% जो है ना आप वो टैक्स दे दें, तकरीबन 45% टैक्स हो जाता है जनाब। बिजली बचाइए, मवाद बड़े मसले मसाइल हो गए हैं और पोल्यूशन, कार्बन के ऊपर तो हमने टैक्स लगाना है ताकि कार्बन का इस्तेमाल कम हो, मगर पूरे पाकिस्तान में बिजली बढ़ता है फर्नेस ऑयल से। जी हाँ, कार्बन बचा रहे हैं। नदीम बाकी मौलवी से सवाल ये बनता है कि अब 1 साल का हमने सोचा था कि जी IMF की किस्तानी थी और ये कहा गया शहबाज हुकूमत की तरफ से कि रिलीफ मिलेगा, आगे हम तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। आगे साल क्या होने वाला है, क्वेश्चन ये रेज होता है, आम आदमी को रिलीफ कितना मिल रहा है। मैं इन्हीं की तरफ आ रहा था। आम आदमी को रिलीफ के लिए देखें, हम बात करते हैं 1971 में गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिस्ट जो दुनिया में ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, जिन्होंने कोरिया बनाया, महबूबुल हक साहब ने कहा था मेजर द डेवलपमेंट्स ऑफ द कंट्री बाय HDI नॉट बाय GDP। ये HDI क्या है? यह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आज पाकिस्तान में अगर हम उस 193 कंट्रीज में HDI का इंडेक्स है, और अफसोस के साथ पाकिस्तान का इंडेक्स जो है वो अफ्रीकन मुल्कों के साथ मिल रहा है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, यानी कि जिस तरह से इंसान की तर्ज जिंदगी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है और इन्वायरमेंट्स हैं और जिस तरह से लाइफ स्पैन है और किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके ऊपर बाकायदा दुनिया में वर्क कर रहे हैं। और कौन है
उसका इजाद करने वाले एक पाकिस्तानी महबूबुल हक साहब है, जिन्होंने कहा था अगर मुल्क में तरक्की करनी है, और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। कोरिया, आज जो कोरिया आप देख रहे हैं वो महबूबुल हक की HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वजह से है। तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे की, तो अगर हम बात करते हैं कार्बन को खत्म करना है तो सोलर के ऊपर 18% टैक्स नहीं लगाया जाता है। आप सोलर की तरफ ऐसे इतना सस्ता कर दें कि गरीब आदमी जो है ना वो सोलर अफोर्ड करे, और फिर आपके पास बिजली का जो है आम हो जाए, और जहां बिजली होगी वहां इंडस्ट्री होगी, वहां पे डेवलपमेंट्स होंगे, वहां तालीम होगी। तो ये सबसी चीजें पहले मैं कहूंगा। माजरत के साथ आज मैं कुछ जरा जज्बाती भी हो रहा हूं, और बिल्कुल मामला कुछ ऐसा ही है कि जिस तरह हम पूरे साल आपके साथ प्रोग्राम में बैठे हुए होते हैं तो यकीनन एक आम आदमी की बात को सुनना जरूरी है, इसीलिए हम बड़े तहम्मुल से चीज़ों को लम्हा ब लम्हा लेके भी चल रहे हैं कि ताकि आपको आसान लफ्ज़ों में समझ में आ जाए। अभी सवाब की तरफ चलते हैं। बजट पर ताजरों और सनतकारों का रद्द अमल एक आता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि रिलीफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहा है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त? देखिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड तो इस वक्त बजट में कुछ भी नहीं आया। कोई किसी किस्म का इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं आया, किसी किस्म का इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कोई टैक्स के अंदर रिडक्शन नहीं देखेंगी, आप कोई ड्यूटीज़ के अंदर रिडक्शन नहीं देखेंगी, और आप देखेंगी कि इस वक्त कोई बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बजट नहीं लाया गया कि आप बोलें कि यार ये बजट आने से हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को, हम और लोकल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि वो पाकिस्तान में और इन्वेस्ट करें, वो अपनी एक्सपेंशन की तरफ जाएं। जितने टैक्सेस बढ़ चुके हैं उसके बाद तो जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चला रहा है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर इसी की जगह आप मिडल ईस्ट चले जाएं या आप किसी और मुल्क चले जाएं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो बड़ा केयर की जाती है, उनके लिए पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, उनके लिए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट लाई जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के लिए मुश्किलात से ज्यादा मुश्किलात। अच्छा, एक है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के हवाले से आप बात करें, एक तरफ अगर हम सिर्फ ये बात करें कि सिंध और स्पेशली जैसे कराची के सनतकार हैं उनकी हम बात करते हैं और पंजाब के सनतकारों की बात करते हैं, आपको कितना डिफरेंस लगता है कि पंजाब वाले को कितना रिलीफ है और सिंध वालों को कितना रिलीफ है? देखिए, पंजाब में और सिंध में अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर तो आप देखेंगे कि कराची के अलावा इंडस्ट्रीज को मेजर है ही नहीं। थोड़ी बहुत हैदराबाद में, कोटरी वगैरह में जहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज में पानी की रिक्वायरमेंट है जैसे पेपर वगैरह, वो फिर भी आपको थोड़ी मिल जाएंगी। बट सिंध के अंदर ओवरऑल इंडस्ट्रीज कराची में ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, और कराची में अनफॉर्चुनेटली आप सबसे महंगी बिजली हम कराची वाले दे रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हम दे रहे होते हैं, सबसे महंगी ज़मीनें, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की ट्रेडिंग तो ऐसे हो रही होती है जैसे कि जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जबकि गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर ये ट्रेडिंग ना हो, विदाउट कंस्ट्रक्शन लैंड सेल ना हो, इसकी लैंड की प्राइस इन्फ्लेट ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग सके। जो बिजनेसमैन है उसका कम से कम पैसा जो है वो लैंड के अंदर लगे, वो अपनी रॉ मटेरियल में पैसा डाले, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाले, वो अपनी मशीनरी में पैसा डाले ताकि वो ग्रो हो सके। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन का मेजॉरिटी ऑफ द पैसा वो फंस जाएगा लैंड के अंदर और बिल्डिंग के अंदर, तो वो फिर अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में जहां भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, जो इंडस्ट्रियल लैंड्स होते हैं वो बड़े सस्ते होते हैं, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन पंजाब में हम ये देखते हैं कि पंजाब में जमीन सस्ती है बनिस्बत ये कि हम सिंध की बात करें तो सिंध में इतनी, और कराची की हम बात करें तो कराची में बड़ी महंगी है इंडस्ट्री की जमीन पे। देखिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमने सबको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी दे दी कि जी आप आज जमीन खरीदें, 5 साल बाद आप वो डबल में बेच दें। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 20% प्रॉफिट दे रहा होगा? तो बंदा बोलता है यार मैं इंडस्ट्री क्यों डालूं, मैं आज ये ज़मीन खरीद लेता हूँ, 5 साल बाद बेचूंगा, 5 साल का मेरा पैसा जमा हो गया, मैं कोई और जगह जाके खरीद लूंगा और मेरे जो प्रॉफिट आया वो मैं 5 साल कंज्यूम कर लूँ, तो मेरे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करें, आप बोलें आप बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाएं, आप लोगों को टारगेट्स दें कि जी आपका टर्नओवर, आज आपकी इंडस्ट्री का टर्नओवर अगर 100 मिलियन है, आप इसको 300 मिलियन पे जाएंगे तो आपको जो है वो 2% टैक्स का रिलीफ दे दिया जाएगा। आपको जो बिजनेसमैन है उनको ऐसे रिलीफ देने चाहिए। हम नहीं बोलते आप हमें सब्सिडी दें, लेकिन आप टैक्स बेनिफिट्स दें, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ काम करें। आप बोलें जो भी कोई नई कंपनी आती है या एग्जिस्टिंग कंपनी है वो कोई भी XYZ प्रोडक्ट जो इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है उसको लोकलाइज करती है, उसकी लोकल प्रोडक्शन करती है, जिससे हमारा इंपोर्ट कम होती है। उसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्यूटी में रिलैक्सेशन देते हैं कि वो
ड्यूटी हम कम देते हैं वो मशीनरी इंपोर्ट कर ले, या हम उसको 2 साल के लिए रॉ मटेरियल के अंदर गुंजाइश देते हैं कि वो अपने इंपोर्ट कर सके ताकि लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो सके। आप उनको इनकम टैक्स में जो है वो रिलीफ दे दें जी, अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम आपको 5%, 7% इनकम टैक्स में रिलीफ देते हैं। इस तरह आपको इनकरेज करना होता है बिजनेसमैन को, आपको इनको कोई इनिशिएटिव देना होता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल अगर पेपर की दूं, तो पेपर के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अनप्रिंटेड पेपर आज इंपोर्ट करता हूं तो ओवरऑल उसके ऊपर ड्यूटी 50 to 55% के बीच में, और अगर मैं प्रिंटेड पेपर इंपोर्ट करता हूं तो उसके ऊपर 0% ड्यूटी है। ये तो आप सोचें कि अब ये तो जिसने प्रिंटिंग का और पैकेजिंग का यहाँ पे यूनिट लगाया हुआ है तो उसके साथ तो ज्यादती है। अगर वो अपना यूनिट बंद करके सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करके लोकल सप्लायर को दे दे तो उसको ज्यादा बचत है। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझना पड़ेगा कि हम किन पॉलिसीज़ के उसके ऊपर कर रहे हैं। टोटल पेपर बनाने वाली अगर 10 फैक्ट्रीज है, उनको बचाने के लिए जो 8000 दूसरी फैक्ट्रीज हैं हम उनको डैमेज कर रहे हैं। आज पैकेजिंग इंडस्ट्री भी प्रेशर में होती है, क्यों? क्योंकि जी लोकल रॉ मटेरियल महंगा है, इंपोर्ट करके ड्यूटीज दे के वो उसकी वही प्राइस आ जाती है। हम लोकल प्रोडक्शन को कम से कम रखें, उनको कम्पीट कराएं इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि वो अपने अंदर भी एफिशिएंसीज लाएं। बिल्कुल ऐसे बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आप लोकल प्रोडक्शन पे रिलीफ दे देते हैं तो यहाँ पे ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वरना तो आपको भी अंदाजा है कि पहले एलसीज के मामला किस तरह से चल रहे थे और जितना इम्पोर्ट में मसला था और मजीद अब मसाइल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है जिसको समझने की जरूरत है, लेकिन वजूहात क्या है कि क्यों नहीं समझा गया। हनीफ गौहर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप मारूफ सनतकार हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हेलो सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, दोबारा अपना सवाल बताइए। सर हम आप सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। एक तरफ तो यहाँ पे रिलीफ की 2025-26 पेश कर दिया गया है और एक तरफ तो रिलीफ की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ सनतकार और ताजरों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी उसको पसंद नहीं किया जा रहा, इसमें खामियां निकाली जा रही हैं। आपका अपना क्या तज्जिया है? बजट की खामियां तो देखें कि कोई ऐसा साल नहीं होगा गुज़िश्ता 50 सालों के अंदर कि किसी बजट में खामियां ना निकाली गई हों, क्योंकि बजट की तजावीज जो है तो बहुत ज्यादा दी जाती हैं तमाम एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन तमाम की तमाम तजावीज हुकूमत जो है तो कभी तस्लीम नहीं करती। और इस वक्त तो मजबूरी है हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत जो है तो बगैर IMF की मर्जी के बजट नहीं बना सकती, क्योंकि IMF से लोन लिया हुआ है और जो भी बजट बनता है तो उनके टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो बजट आपको पेश नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो अगर एक खास इंडस्ट्री की बात करें जिससे रिलेटेड 72 इंडस्ट्री है तो वह है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के लिए बजट के लिए हम बहुत ज्यादा उम्मीद थे कि कंस्ट्रक्शन को रिलीफ मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलेगी तो स्टील की इंडस्ट्री भी, सीमेंट की इंडस्ट्री भी, आपकी टाइल की इंडस्ट्री भी और दीगर जो 72 रिलायड इंडस्ट्री है वो समान की समान चल पड़ेंगी। लेकिन बदकिस्मती से जो एक बहुत बड़ा जो बता रहे हैं फायदे का, वो सिर्फ और सिर्फ जो 7% जो आपका जो रिलीफ मिला है आपका FED का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, उसके अलावा कोई ऐसा रिलीफ हमें बड़ा नजर नहीं आ रहा कि जिसको हम कोई खातिर खा जिसकी हमको तारीफ कर सकें। अच्छा सर, आप जिस रिलीफ की आप बात कर रहे हैं तो ये भी तो हमने पिछले साल देखा कि इंतहाई ज्यादा एक आम फर्द पे भी उसका काफी बोझ पड़ा है, जिस तरह से टैक्सेस लिए जा रहे थे। अगर मैं एक नॉर्मल से हिसाब किताब में बात करूं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 10 से 11 लाख रुपए टैक्सेस जा रहे थे। सर ऐसा ही है? जी बिल्कुल जा रहे थे, लेकिन अभी भी आपका क्या ख्याल है, आपको कौन सा कोई फर्क पड़ जाएगा आपको टैक्सेस का? जो तो कोई एक FED के अलावा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने के लिए यकीनन ये वाला फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स का फर्क पड़ेगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपके पास थामने वाले के पास 1 करोड़ रुपए आज के हालात में होने भी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो है तो कोई भी सफेद पोस्ट इंसान जो है किसी के पास 1 करोड़ रुपए की पोजीशन है इस वक्त मुल्क के अंदर? कोई मुल्क की इकोनॉमी हमारी चल रही है इस वक्त, लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं जो 1 करोड़ रुपए जिसके पास होगा, जो पेमेंट लेकर आएगा और जो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उसे रिलीफ मिलेगा 7%। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले मुल्क के हालात बेहतर करने पड़ेंगे, आपकी तमाम इकोनॉमी के लिए सोचना पड़ेगा, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी।
जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मैं नहीं समझता कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो सकें। लेकिन सर दूसरे ये भी तो मुद्दा आता है कि जब कहा जाता है कि जी अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुश्किल वक्त से निकलना पड़ता है, और इस वक्त जिन हालात में पाकिस्तान है उसमें इकोनॉमी को वापस अपनी डगर पे लाने के लिए ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसा आपने कहा कि अभी हम IMF के डिक्टेशन पे चल रहे हैं, हुकूमत के पास इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शंस थे कि बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छा बजट आम आदमी के रिलीफ के साथ बनाया जा सकता था? देखिए, आम आदमी की क्या जरूरतें होती हैं? रोटी कपड़ा मकान होता है, ये 3 चीजें आम आदमी की जरूरत है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जो एक आम आदमी है, जो बेचारा आप अपने ही चैनल के कैमरामैन से जाके पूछें, वो एक आम आदमी है, क्या कैमरामैन का किचन चल रहा है इस वक्त? अगर उसके 5 बच्चे हैं तो जो आप अगर उसको सैलरी दे रहे हैं 30-35 हजार रुपए, वो अपने 30-35 हजार रुपए के अंदर अपना 5 लोगों का मियाँ बीवी बजट बना सकता है? तो मैं समझता हूँ कि उस आम आदमी वो कहलाता है आम आदमी। जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास अपना गुजारा इस वक्त नहीं कर पा रहे, तो एक आम आदमी का गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आम आदमी के लिए रिलीफ रोजगार का होना चाहिए। इस वक्त तो रोजगार के मौके खत्म होते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर जब तक कोई इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं होगा, अगर इंडस्ट्री रोजाना बंद होगी तो आपके रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हम तो रोजाना डाउन साइजिंग कर रहे हैं कि अपने खर्चे कैसे बचाएं, क्योंकि हम तनख्वाहें देने की पोजीशन में दिन ब दिन नहीं हो पा रहे, तो हम कितने लोगों को निकालेंगे, कितने प्रोजेक्ट बंद करेंगे? जब तक हम नए प्रोजेक्ट नहीं लेकर आएंगे, लोगों में सकत नहीं होगी उसकी खरीदारी की, तो यकीनन मैं समझता हूं कि वो लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? खुदकशियां करेंगे और जो है तो लोगों से छीना झपटी करेंगे। तो इस किस्म की रिलीफ चाहिए कि आम आदमी तक हकीकत के अंदर उसे पता होना चाहिए, एक आम आदमी को इसका ये फायदा होगा। हुकूमत को ये तमाम चीजें सोचनी चाहिए। आपका 5-7% अगर हमने ये FED की खाली कम कर दिया, लेकिन आप बाकी की कोई भी एक ऐसी चीज देखें कि क्या एक आम आदमी के पास घर खरीदने के लिए पैसे हैं? वो बेचारे के पास तो आज पैसे ही नहीं है। कम से कम भी आप मरे से मरे भी देखें, 50 लाख से कम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा हनीफ गौर साहब, अभी हम अफीफ साहब से भी ये बात पूछ रहे थे कि आप इस पे क्या तजिया करेंगे? आपकी दायराना निगाह है इस चीज पे कि कराची की प्रॉपर्टी और पंजाब की प्रॉपर्टी में कितना फर्क है? क्या आप समझते हैं कि क्या सिंध में ज़्यादा मुश्किलात हैं ख़ासतौर पर सनतकारों को जो ज़मीन ख़रीदते हैं, और पंजाब में वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जितना कराची वालों को करना पड़ता है? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से? देखिए, मुश्किलात इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी पाकिस्तान के किसी भी सूबे से या फेडरल से सबसे ज्यादा मुश्किलात कराची और सिंध के अंदर है, क्योंकि कराची के अंदर आपके इल्म के अंदर है कि सबसे ज्यादा रिश्वत का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा रिश्वत तलब की जाती है, और आप मजबूर हो जाते हैं कि जब तक आप वो रिश्वत नहीं देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। आप जब तक रिश्वत नहीं देंगे तो उस वक्त आपकी कोई अप्रूवल नहीं हो सकेगी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर टैक्सेशन की भरमार है कराची के अंदर, आज भी देखें। और इस्लामाबाद के लिए देखें कि उन्होंने 4% से टैक्स अपना कम करके 1% लेकर चले गए। तो आप ये देखें, क्या इस्लामाबाद क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? तो ये चीज जो है, तो जब वो कहेंगे कि 18 अमेंडमेंट के बाद इसकी लॉजिक ये देंगे कि ये सूबों का हक है कि वो टैक्स को कम करें। अब चाहिए कि अगर इस्लामाबाद ने 1% किया 4% से, तो वो भी अपनी ड्यूटी को कम करें और 1% पे लेकर आए, मैच करें उनके साथ फेडरल कैपिटल के साथ जो है। तो मैं समझूंगा कि तब यहाँ पर सूबाई हुकूमत का भी कोई फायदा होगा, और बाकी रिलीफ देना शुरू करें। जो यहाँ पर जो इंतहा करप्शन की जो बढ़ चुकी है, उस करप्शन के अंदर लोगों को रिलीफ दें। हुकूमत इंटरफेयर करे, ऐसे अफसरान को ना लगें कि जो राशि हों। जब राशि अफसरान को लगाएंगे तो यकीनन जो है तो ये रिश्वत का बाजार मजीद तेज होता जाएगा। अच्छा सर, मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में हम एक पहले कदम की बात करें कि जनाब पहला कदम क्या हो सकता है। इस वक्त अगर आप ये NFC अवार्ड की बात करें तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है कि अगर कोई सूबा 18वीं तरमीम की हम बात कर रहे हैं कि अगर इख्तियारात की तकसीम ऐसे ही होती है तो जहाँ से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसके पॉलिसीज़ में फ़र्क होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उनको आबादी के तनासुब से जांचा जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है कि कराची टैक्स दे रहा है, यहाँ के सनतकार टैक्स दे रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सिंध की पॉलिसीज़ को अलग करना चाहिए? देखिए, सिंध की तो 18वीं तरमीम आपने खुद फरमाया अभी कि तब तो ये इनका अपना बजट आएगा, हर सूबे का अपना अपना बजट आएगा। तो सूबे को चाहिए कि कम से कम रिलीफ दें अपने लोगों को, अपने सूबे के लोगों को 18वीं तरमीम के बाद। तो हम तो ये सूबे से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे फेडरल ने अपने उसमें कम किया है 4% से 1% वो टैक्स को लेकर गए, ऐसे सूबे को भी चाहिए कि कम से कम जब सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन
कलेक्शन यहाँ से सूबा सिंध से होती है, पूरे पाकिस्तान के 70% टैक्स जो है तो हम सिंध से देते हैं, कराची से देते हैं। तो कराची वालों को रिलीफ मिलना चाहिए, कराची की आवाज होनी चाहिए, कराची के लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। कराची में जो ये जगह जगह रोड टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, पानी का प्रॉब्लम है, कराची में लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, टैंकरों के जरिए पानी आ रहा है, तो ये सारे रिलीफ मिलने चाहिए कराची वालों को, क्योंकि कराची वाले सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। चलिए नदीम बाकी बालवी साहब आपकी तरफ आते हैं। यहाँ पे कराची की स्पेशली बात की जा रही है, कराची में पानी के इश्यूज पे बात की जा रही है। जो अभी एक जो वाटर एंड सर्विस बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उसका मामला सबके सामने है। फिर अभी हम कराची यूनिवर्सिटी पे देख रहे हैं कि लाइनें एक और दफ़ा फट गई हैं। साथ साथ ये 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। क्या समझते हैं कि वाकई खर्च किए जाएंगे और कराची वालों को पानी मिल जाएगा? काश या उम्मीद पे दुनिया कायम है। मगर मैं आपसे बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इस पानी के जो मसला है, हमने न्यूक्लियर बम बना लिया मगर कराची के पानी का मसले का हल नहीं कर सके। हैरत तो यही होता है कि यार जो मुल्क में हम बात करते हैं न्यूक्लियर बम बना लेते हैं, इंडिया से जंग जीत लेते हैं, तो एक पानी के मसले को लेके कराची का मसला जो है वो हल क्यों नहीं हो रहा, जबकि समंदर से पानी को मीठा बना के भी फराहम किया जा सकता है। पाइपलाइनें तो छोड़े और भी बहुत से रखे, मगर क्या हमारी हुकूमतें इस बात पे सीरियस है? क्या वो हमने इलेक्शंस के कैंपेन देखे हैं कि जनाब कराची को पानी मिलेगा, कराची के हर मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन ने यही दावा किया था, मगर जब आ जाते हैं हुकूमत पे तो जनाब पाइप का मसला, इस फलां पॉलिसी का मसला, इस मैटर का मसला, यहां मसले देखें। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि 70 सालों में आप एक कराची के पानी के मसले को हल ना कर सके। तो ये मेरे ख्याल से मैं अगेन कहूंगा, बात ना पैसे की है ना आपकी पाइपलाइन की है, ये विल की है। अगर आप प्रायोरिटी ले लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पाकिस्तान आए पॉलिटिशियंस टीवी पे और बोले कि जी मैं 1 साल के अंदर ये तारीख है, इस तारीख को तमाम कराची वालों को पानी दूंगा, ये मेरी पॉलिसी है, कल से मेरा काम शुरू है, दिन रात काम होगा। आप यकीन करें हर कराची का बच्चा उसको वोट देगा, उसको शाबाशी देगा। मगर हमारे यहां पे क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, जो 2000 का टैंकर था 3000 गैलन का, आज 18,000 रुपए तक पहुंच चुका है 3000 गैलन पानी। और कुछ दिनों पहले ही ये 8,000 का था, 15,000 पे ये जंप उस वक्त हुआ है जब 4 दफा पाइपलाइनें टूटी हैं और लोग परेशान हुए हैं। और ये अच्छे उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे कंटोनमेंट बोर्ड कंट्रोल करती है, डिफेंस का एरिया, क्लिफ्टन का एरिया, और फिर इसके अलावा अगर हम शहर की तरफ आए तो गुलशन इकबाल हो गया, मुख्तलिफ इलाके हो गए जहां पे लोग परेशान थे। तो मेरा कहने का मकसद, यहाँ पे सवाल तो ये भी बनता है ना कि एक आम जो मिडियोटिक फैमिली है वो तो कुछ ना कुछ करके अपने कुछ पैसे बचा के टैंकर्स वगैरह खरीद भी लेते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है वो पानी का इंतजाम कैसे करेंगे? यहाँ पे अभी भी कराची के कुछ एरियाज है जहाँ पे पानी की फराहमी खुद गवर्नमेंट कहती है कि जी हो ही नहीं सकती। तो क्या कोई ऐसा प्लान नहीं कि नहीं हो सकता? संजीदा कितने हैं इस मामले में, इस पर भी बात करेंगे। अफीफ राशिद साहब आपकी तरफ आते हैं। 3 अरब 20 करोड़ से पानी के मसले के हल के लिए रखे गए, आप क्या समझते हैं कि कोई फ्रूटफुल होगा ये? देखिए मसला इस वक्त पानी का नहीं है। अगर पानी का मसला होता ना तो आज मैं पैसे देके टैंकर से पानी नहीं ले पाता। कि अगर पानी की शॉर्टेज होती तो आज मुझे पैसे देके भी टैंकर नहीं मिल पाता। तो इट इज नॉट अबाउट शॉर्टेज, इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर चीज में आ जाते हैं माफिया, चाहे आप वो ट्रांसपोर्ट माफिया ले लें, अब ये टैंकर माफिया आ गए। इनको इतना अच्छा बिजनेस आपको क्या मिलेगा कि आपने हाइड्रेंट से जाके पानी भरा और आपको सिर्फ डीजल की कॉस्ट पड़ी और आपने जाके 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये का टैंकर उतार दिया, और वो भी कैश में आपकी पूरी सेल है, ना उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स है, ना उसकी किसी किस्म की जो है वो ट्रैकिंग है कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं चार्ज हो रहा है, इसके ऊपर इनकम टैक्स क्यों नहीं चार्ज हो रहा, सब कैश पे काम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आज भी आपके पास चाहे वो डीएचए ले लें, क्लिफ्टन ले लें, तो डीएचए जो है वो आजकल फेज 8 के अंदर बाइकर्स को विदाउट हेलमेट तो एंटर नहीं होने दे रहा। आप टैंकर्स को क्यों एंटर होने दे रहे हैं?
आज डीएचए में हर जगह लाइन मौजूद है, तो उसमें पानी क्यों नहीं आ पा रहा? अगर पानी की शॉर्टेज है तो वो आप पानी की शॉर्टेज टैंकर कैसे पूरी कर रहे हैं? वो टैंकर कहीं जादू से पानी लेकर आ रहे हैं? पानी हमारे पास मौजूद है, हमने लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो एक टैंकर माफिया बन गया जिसने बोला कि भाई लाइन तोड़ दो, पानी की शॉर्टेज होगी और हम घर घर जाके टैंकर से पानी भरते रहेंगे और उनसे पैसे लूटते रहेंगे। ये एक बेसिक नेसेसिटी है पानी, जो दुनिया के हर शहर में, चाहे छोटा सा छोटा शहर हो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पहुंचाए। आज आप इंडस्ट्रीज को पानी पूरा नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन ये भी रेज होता है ना कि जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हमेशा हम बिजली की और गैस के हवाले से बात करते हैं। ऑफ कोर्स पेट्रोल की भी उन्हें जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन साथ साथ पानी भी तो इंडस्ट्री की जरूरत है। तो इस वक्त क्या हालात है? क्या इंडस्ट्रियल जोन में डेनिम पानी की आपकी इंडस्ट्री है, वो पानी के बगैर नहीं चल सकती। आपकी टेक्सटाइल की डाइंग की इंडस्ट्री है जो पानी के बगैर नहीं चल सकती। आपकी लेदर की इंडस्ट्री पानी के बगैर नहीं चल सकती। आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो पानी के बगैर चल सके। पानी तो आपकी जो लेबर आ रही है काम करने, उसको पानी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। उसको चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो डाइंग हो, लेदर हो, टेक्सटाइल हो, हर किसी को पानी चाहिए। रिफाइनरीज को पानी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हर इंडस्ट्री वाला पानी खरीद के यूज कर रहा है। ठीक है, अब जब आप पानी खरीद के यूज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी ऊपर जा रही है। प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ रही है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाना नहीं है, एक हैसल है। अब एक बंदा रखूं जो पूरे वक्त फॉलो कर सके कि जी वो टैंकर आ गया नहीं आ गया, टैंकर कितने का आ रहा है, फिर जी उसकी भी पेमेंट करनी है। ये हैसल होना ही नहीं चाहिए। आपके पास लाइन से पानी आए, आप उसके ऊपर आपके फ्लो मीटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हमसे चार्ज करे पानी का, लेकिन वो हमें पानी हमारे पास पहुंचा कर तो दें। आज हम वही पानी जो हमारे पास लाइनों से आना चाहिए वो बड़े बड़े टैंकर से आता है, उसके अंदर हमारा जो है वो डीजल भी यूज हो रहा होता है जो सारा हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। उससे हमारी फॉरेन करेंसी का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, जो हमारे रिजर्व्स हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सारा पैसा जो है वो पेट्रोल के, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमारा फॉरेन करेंसी यूज हो रही है। और वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? वो टैंकर्स के अंदर घर घर पेट्रोल वो पानी पहुंचाने के लिए। ये तो लाइन्स के थ्रू हो जाना चाहिए। कोई पुराने इलाके होंगे जहां पे लाइनें नहीं होंगी, लेकिन 90% कराची में तो लाइनें हैं। आप वहां तक तो पानी पहुंचाएं। जब तक पानी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? बजट के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कराची के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जाए। कराची आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है, सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हुई है, लेकिन आज भी कराची का कोई देखने वाला नहीं है। कराची की रोडों का बेड़ा गर्क है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क है। पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो कराची माइग्रेट होकर आते हैं जॉब की तलाश में, काम के लिए, कि हम पैसे कमाएंगे, बिजनेस करेंगे। और जब वो बिजनेस करने आते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना क्या पड़ रहा है? बेसिक नेसेसिटीज, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चोरी चकारी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपसे जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आके आपको और ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो अच्छा, इन बातों से ये साबित होता है, जहाँ पे फ्लो मीटर की बात की, यहाँ पे इतने पानी के इश्यूज की बात की जाती है। मुझे याद है कि परवेज मुशर्रफ दौर में वो फ्लो मीटर्स भी लगाए गए थे ताकि जो अभी पानी का इतना बड़ा मसला है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आलमी फोरम में बड़े अच्छा अपना केस लड़ रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, माजरत के साथ आप वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जिन्होंने 2018 में कहा था कि कराची को मीठा पानी इसी खारा पानी से अवेलेबल होगा, लेकिन वो आज तक हो नहीं सका। कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो है डीएचए वालों में भी वो नहीं ठीक साबित हुए। कुछ मशीन्स भी खराब हो सकी क्योंकि वो आम आदमी से उनको उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी थी, और इदारे भी उनसे ये कहते थे कि जनाब आप हमें इतना हिस्सा दे दें तो फिर हम आपको ये प्रोजेक्ट चलाने की इजाज़त देंगे। हम शायद सही होना नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं कि कुछ हमारे लीडर्स ऐसे नहीं थे कि चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन आलमी सतह पर केस लड़ने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि जो पानी के मसले में फ्लो मीटर्स भी लगाए गए थे ताकि ये पता चले कौन सा सूबा कितना पानी ले रहा है ताकि डैम्स का मसला हल हो सके। आगे चलते हैं जनाब। स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगी नदीम बाकी मौलवी साहब, आईटी इंडस्ट्री हमारी इस वक्त पाकिस्तान में, मैं बारहा ये बात में कहती हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा पूरी दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है जिसका बच्चा पीछे बैठ के नौजवान काम कर रहा है, अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है। उसी बच्चे को आज पिसना पड़ रहा है। वो बच्चा जो है अपनी बाहर से इनकम जब आ रही होती है तो वहाँ पर टैक्सेस बढ़ने पड़ते हैं, उसको इंटरनेट के इश्यूज़ हैं। कितना आप समझते हैं कि इस दफ़ा रिलीफ दिया गया है आईटी सेक्टर को स्पेशली, या उस फ्रीलांस को जो कि काम करना जा रहा है? इस दफ़ा जो बच्चे जो हमारे आईटी इंडस्ट्री जिनको हम अक्सर सलाम करते थे और कहते थे वाह ये हमारे जीडीपी का हिस्सा बन रहे, $3 अरब कमाए उन्होंने,
मगर उनको इनाम में हम ये दे रहे हैं कि उनसे अब टैक्स लेना शुरू कर रहे हैं। तो अब देखें, बात ये होती है कि जहां हम कमाने लगते हैं आप टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। जब आप टैक्स लगाएंगे तो क्या, देखिए टैक्स लगाना हर मुल्क लगाते हैं मगर सर्टेन जगहों पे नहीं, खास तौर पे जब आपके जो मुल्क तरक्की कर रहा होता है। तो मुल्क तरक्की कब करता है? जब मैं तरक्की करूंगा, मेरी बाइंग पावर ज्यादा हो जाएगी। जब हर पाकिस्तानी आदमी अमीर होगा, उसके लिए मौके मिलेंगे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी। हमारे यहाँ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर काम नहीं करते। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, मैक्रो सतह पे और माइक्रो सतह पे हम सिर्फ एक सर्टेन जगहों पे फोकस कर रहे होते हैं। आज भी हम वो बाबा आजम एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है, कैपिटलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। और कैपिटलिस्ट मार्केट में कैपिटलिज्म इज नॉट बैड, मगर मैनिपुलेशन इन कैपिटलिस्ट मार्केट इज बैड। हम मैनिपुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। हम कैपिटलिज्म में अगर जाते हैं तो वो एक, आप देखते हैं सर्टेन कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी माफिया बनाते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, पानी की एक माफिया, सीमेंट की माफिया, स्टील की माफिया, टाइल्स की माफिया, गाड़ियों की माफिया, हर चीज की एक माफिया हो गई। आज 50 लाख की गाड़ी हो गई है, मजीद और महंगे हो जाएंगे। तो हमें जब बजट बनाते हैं तो हम बजट, ठीक है जनाब, हमें जरूरत है टैक्सेस की। अब टैक्सेस की जरूरत है तो हुकूमत अपने इदारे कमाना शुरू करे। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, क्योंकि इस पे भी बात करेंगे कि रेवेन्यू जनरेट करने के और कौन से जराए हो सकते हैं। क्या सिर्फ टैक्स ही है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल अडवाणी साहब। आप माहिर माशियात हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, आपने इनवाइट किया मुझे। इकबाल अडवाणी साहब, बातें हम काफ़ी चैनल्स पे सुन रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर मैं ऑन ग्राउंड बात करूं और ख़ास तौर पे आपके डिपार्टमेंट के लिहाज से पूछना चाहूँ कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि जो इम्पोर्ट है उसमें कितना रिलीफ आप समझते हैं कि इस बजट में दिया गया है और कितना हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पे इसका असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, रिलीफ तो मुझे नहीं लगता बजट में कहीं भी दिया गया हो, कुछ भी कोई ऐसी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये बजट तो मुझे लगता है, यानी आप इसको जीरो बजट समझें, यानी किसी को भी, यानी हर किसी को प्रॉब्लम आएगी जैसे से वक्त गुजरेगा। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूं। देखिए, हमारे यहाँ इस बार क्या हुआ है कि एक तो हम वॉर में से निकले हैं, जंग में से, समझ में आता है, तो एक डिफेंस बजट इनको बढ़ाना था, वो तो यहाँ तक तो सही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि IMF का बजट, चलें ये भी मान लेते हैं इनकी मजबूरी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी मजबूरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या जरूरत थी वो करने की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इन्होंने अभी जो सेनेटर हैं और जो हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर सब जो हैं, इनके ऊपर इन्होंने 400%, 300%, 500% तनख्वाह इनकी बढ़ा दी। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तो कोई जरूरत नहीं थी आज की इन हालात में। तो ना IMF ने ये रिक्वायरमेंट होगी कि ये करें आप। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट कहीं भी सीरियस नहीं है किसी आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि इतने बुरे हालात चल रहे हैं। एक नई रिपोर्ट अभी आई थी कि 39% पाकिस्तान में पॉवर्टी थी जो, वो 44% हो गई है। यानी पाकिस्तान और डाउन हो रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई गुर्बत के अंदर ये सेनेटर के और इनकी तनख्वाहें 300, 400% बढ़ाना जायज है? नहीं जायज। तो ये क्या मैसेज जाता है आम आदमी के कि ये बजट हमारे लिए था ही नहीं। दूसरी चीज आपको मैं बताता चलूं, ऑनलाइन बिजनेस हमारे यहाँ एक तो बिजनेस है नहीं, और जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से काम इतना नहीं है। तो जो यंग लड़के जैसे जैसे आ रहे हैं वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। 5 से 6 लाख लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है, उस पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। ये मतलब क्या बजट है? ऐसा बजट होता है? मुझे बताएं। जनरेट करनी है इनकम बहुत से जरिए है, लेकिन जहां एक तरफ कहते हैं हमको IT असेंबली फ्लोर पे तो औरंगजेब साहब की जब मैं तकरीर सुन रही थी तो वो तो ये बात कर रहे थे कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं, खासतौर पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे लोग अब जो है वो घर बैठे चीजें मंगवाते हैं, तो उसके टैक्स में कुछ उनकी इनकम पे रिलीफ दिया गया है। नहीं, बैंक नहीं, अब इसमें तो बहुत छोटे छोटे लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। मेरा मकसद कहने का है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको IT में सपोर्ट करना है, यंग जनरेशन को सपोर्ट करना है, सबको इस फील्ड में लाना है, डिजिटल इकोनॉमी आप जिसको कह रहे हैं, उस पे इस वक्त टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी जो इस तरह के हालात चल रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान में हर आने वाला दिन नीचे की तरफ जा रहा है, बिजनेस है ही नहीं। दूसरा आप देखें कि इंडस्ट्रियों के हवाले से
इंडस्ट्री के हवाले से ना ये बिजली दे पा रहे हैं, ना बिजली दे पा रहे हैं, ना गैस दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं दे पा रहे। इसके बाद भी जो सोलर अगर कोई लगा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो मकसद किसी को कहीं रिलीफ देना ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि ऐसे हालात में किस तरह कोई इसको अच्छा बजट कह सकता है। चलिए, इस दफा ये तो कहा जा सकता है कि दिफाई बजट में इजाफे के बाद किसी को पहली दफा कोई एतराज नहीं है कि दिफाई बजट में इजाफा हुआ है। नहीं, दिफाई बजट का तो मैंने कहा एक ऐसे हालात बने हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है उसमें तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो हर कोई मान रहा है। मुझे अभी तक मैंने नहीं कहीं देखा कि किसी ने दिफाई बजट पे तंकीद भी की हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि दिफाई बजट पे किसी ने इस दफा तनकीद नहीं की है। हालांकि 20% के करीब दिफाई बजट जो है वो बढ़ गया। आपकी तरफ आते हैं। जी 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 जी, साथ ही रहिएगा इकबाल अडवाणी साहब, साथ ही रहिएगा हमारे। आगे चलते हैं। आप कुछ कहना चाहते थे नंदी बाकी मौलवी साहब? हुकूमत के कमाने के दो तरीके हैं, एक आवाम से टैक्स लेके, दूसरे हुकूमत के अपने इदारे जो कारकर्दगी के बिना पे वो जो कमाते हैं वो भी हुकूमत ही के पास जाते हैं। अब सिलसिला ऐसा हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते हुकूमत के इदारे जो कमाने वाले थे या तो नुकसान उठा रहे हैं या उनको बंद कर रहे हैं या बेच रहे हैं, और फिर सारा जो जिम्मेदारी है वो अवाम पे डाल रहे हैं। अगर आप सारी जिम्मेदारी टैक्स की अवाम पे डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि अवाम पिसेगी। बाहर के ममालिक में चाइना की मिसाल दे दूं, आधे से ज्यादा हुकूमत के अपने इदारे कमाते हैं और उसी कमाई से वो मुल्क चलाते हैं। इस वजह से उनकी अवाम पे टैक्स कम पड़ता है। हमारे यहां पे हम इदारों की तरफ नहीं जा रहे कि हम इदारे और मजीद बढ़ा दें। आप हुकूमती इदारे ज्यादा से ज्यादा करें, एक तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, दूसरी जानिब हुकूमत खुद कमाने लगेगी, मगर आपको सीरियस होकर करना पड़ेगा। तो सर, ये तो बड़ा बहस तलब मौजू है कि हुकूमत को इदारे चलाने की जरूरत भी है कि नहीं है। मेरा वैसे पर्सनल इस पे है कि हुकूमत पॉलिसीज बनाने के लिए इदारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही चले जाएं तो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन बहरहाल इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे। अभी आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं दिया गया, दूसरी तरफ छोटे कारोबार के रिलीफ की भी बात की जा रही है और कर्जा स्कीम को भी कह रहे हैं जी वो भी बहुत आसान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो इख्तिलाफ है वो हमारे टैक्स सिस्टम से है। आप छोटे कारोबार को लोन तो दे रहे हैं डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर, लेकिन जो उसका प्रॉफिट बन रहा है उसका आप 40% लेके चले जाएं। आज के दिन में कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा 30% है। उसके बाद अगर ओनर जो प्रॉफिट बचा है टैक्स के बाद वो अगर घर लेके जाना चाहता है तो उसके ऊपर डिविडेंड टैक्स देगा वो। उसके बाद जो वो डिविडेंड टैक्स उसने पे करने के बाद जो उसके बाद पैसे आ गए तो वो अपना इनकम टैक्स भी देगा उसके ऊपर। तो आप सोच लें कि वो बचा के वो सारा गवर्नमेंट को ही दे देगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि जाहिर सी बात आपके फील्ड है, तो ये टैक्स क्या साल में जिस तरह अभी अनाउंस हुआ इतना ही रहता है, ये बीच में भी ये मिनी बजट और मुख्तलिफ सूरतों में अचानक से कहते हैं जनाब ये वाला टैक्स बढ़ गया, इतने पैसे बढ़ गए? देखिए, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है, पर एक जनरल तो यही रहता है। लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री को आप लोग किस तरह से बजट फिर इसको मेंटेन करते हैं? जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्रियल है, अपना बजट बनाता होगा, बिजली के लिए कॉस्ट आ रही है तो पानी की ये कॉस्ट आ रही है तो मेरी लेबर की ये कॉस्ट आ रही है, तो क्या आप लोग अपना पूरा बजट बना के रखते हैं या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? ये मैं बोलूंगा ये इससे पिछले 2 साल 3 साल 5 साल नहीं, पिछले 20 साल से पाकिस्तान का यही इशू है। यही वजह है कि आप कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं देखती, आप यही वजह है कि कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखती कि हमारे पास कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है ही नहीं। हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोई फ्यूचर के लेआउट्स है ही नहीं। आज हमें नहीं पता कि हम आज बैठे हुए 3 महीने बाद हो सकता है गवर्नमेंट एकदम से आए और बोलते हैं टैक्स चेंज कर रहे हैं। यही अनसर्टेनिटी को देखते हुए आप देखेंगे कि कोई पाकिस्तान में बड़ी एक्सपेंशन नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क होने के बावजूद जहां पे डिमांड की कमी नहीं होनी चाहिए, एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है। $1 बिलियन कंपनी पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है ये विद एज पॉपुलेशन। तो हमारे पास डिमांड इतनी है, फिर भी क्यों एक कंपनी भी नहीं है जो $1 बिलियन का मार्क अचीव कर सके? छोटी छोटी 50-50 लाख लोगों की मुल्क हैं और उसके अंदर आपको 50-50 यूनिकॉर्न कंपनीज मिल जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक भी नहीं है। हमने आज तक कोई पाकिस्तान का ब्रांड ही नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान को कभी प्रमोट ही नहीं किया। मसला ये है कि हम वो कैसे करें जब हम इन छोटे छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे। हमें आधा टाइम टेंशन होती है कि भाई बिजली के आ रही है नहीं आ रही, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, लेबर के इश्यूज हैं,
20 जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज मेरे गेट के बाहर खड़ी रहेंगी, वो आके बिजनेसमैन को अलग तंग करती रहेंगी, तो बिजनेसमैन कैसे फ्लरिश करेगा जहां पे उसको इतना ज्यादा टैक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट्स है पाकिस्तान का इन द वर्ल्ड इन कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग जाएगी या बहुत ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट हो जाएगी? आज हमारा जीएसटी जो है वो 18% है। लोग बोलते हैं यार हम 18% बचाने के लिए कैश पे काम कर लेते हैं, 18% बच रहे हैं, आप इसको नीचे ला के 5% पे लें, उनका चोरी का इंसेंटिव कम हो जाएगा, आपके टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाएगी। लोग बोलेंगे यार मैं इतना हैसल करूं उससे 5% बचाने के लिए मैं टैक्स पे करता हूं। लेकिन आज क्या होता है, वो बोलता है यार मैं हैसल तो कर रहा हूं लेकिन मुझे 18% बच रहा है। 18% इज अ बिग फिगर। ऐसे टाइम के ऊपर जब आपकी इकोनॉमी डाउनवर्ड है, आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो के इश्यूज हैं, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो हमारी इंडस्ट्री है वो बढ़ नहीं पा रही, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जाए। इंडस्ट्रीज को आगे कैसे बढ़ना है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, वो रेवेन्यू और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस जनरेट करेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इकबाल अडवाणी साहब आपकी तरफ आते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमने बात की है कि पॉलिसीज, और एक हम छोटा सा घर का भी बजट बनाते हैं, चला रहे होते हैं तो बजट बना रहे होते हैं, सनतकारों को कितने इश्यूज होते हैं कि क्या वो अपना बजट मेंटेन कर पाते हैं? नहीं, बजट मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने आपको कहा था पहले भी कि ये बजट, ये अभी जो बजट अनाउंस हुआ है, इसके इस हिसाब से भी मुझे लगता है जितनी इंडस्ट्रियां उसमें कमी आएगी, बढ़ेंगी नहीं और इंडस्ट्रियां कम हो जाएंगी। और हमारी सितम जरीफी तो ये भी है कि हमारे मिनी बजट भी आएंगे आगे जाके। ये टैक्स है, इसमें इजाफा होगा, कम नहीं होंगे। कुछ मिनी बजट भी आगे जाके कुछ अरसे बाद आपको नजर आएंगे। तो इस बजट के हवाले से अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्रियां कम हो जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। और दूसरी बात है कि हमारी जो एग्रीकल्चर के हवाले से देखें तो सिर्फ 30% तो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है, गंदम की कम हुई है। तो इसका मतलब हम जो पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल और हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो और महंगाई भी बढ़ेगी। अंडरस्टूड है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन तो कम हो रही है। एग्रीकल्चर में भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। प्रोडक्शन ही कम हो रही है। कॉटन, जब आपको टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है तो आपकी कॉटन 30% कम हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब इसको भी हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी और कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो महंगाई बढ़ेगी, इंडस्ट्रियां कम हो जाएंगी और इंडस्ट्रियां बंद होगी। ऐसी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं दी जिससे बिजनेस बढ़े। आप किसी भी सेक्टर में देख लें, हमारा कोई आज कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा बजट में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि आप यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस कम होगा, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो हर तरफ से हमको मार लगेगी। ये कुछ अरसे में आपको इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। अच्छा, इकबाल अडवाणी साहब, हमने स्टूडियो में भी बात की थी, आपकी नजरिए से हम सुनना चाहते हैं कि क्या हुकूमत के पास कमाई का जरिया सिर्फ टैक्स रेवेन्यू है या और भी चीजें हैं जिससे इनकम जनरेट की जा सकती है? देखिए, इनकम जनरेट करने के तो काफी तरीके कार हैं। सबसे पहले तो आप, एक ही तरीका है, देखिए टैक्स तो हर चीज में हुकूमत को मिल ही रहा है, तो आप बिजनेसमैन को प्रमोट करेंगे, बिजनेस बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट अपने इदारे यानी सबको नेशनलाइज कर ले, नहीं, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें। जो जो कंपनियां उनको इतनी मराद दें कि लोग अपना बिजनेस यहाँ पर करें। बिजनेस कब बढ़ेगा? यहाँ बिजनेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली टैक्स तो मिलता रहेगा ना। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब आप बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे। बिजनेसमैन को सपोर्ट करने का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा तरीका, बिजली सस्ती करें, गैस आप प्रोवाइड करें, पानी करें, लॉ एंड ऑर्डर करें। ये सब चीजें करेंगे तो यहाँ बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपको टैक्स भी मिलेंगे। और कोई इनकम करने का जरिया ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि अपने बिजनेसमैनों को सपोर्ट करे, बिजनेस को फरोग दे। छोटे बड़े बिजनेस बढ़ने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका इनकम जनरेट होगी। यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब आप में हमारे साथ मौजूद है। अफीफ राशिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। हनीफ गौहर साहब, मसला फ़कत ये है कि हम हमेशा बात करते हैं कराची की। अक्सर लोग कहते हैं कि कराची की बात क्यों की जा रही है, लेकिन कराची का सनतकार, कराची की इंडस्ट्रीज, कराची की सड़कें, कराची की तालीम पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होती है। समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पूरे मुल्क की पॉलिसीज़ बनती हैं,
कुछ अलग हट के कराची वालों के लिए भी सोचा जाए कि यहाँ को किस तरह, यहाँ लोगों को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो अपना बजट पेश करेगी सो करेगी, एनएफसी के मद में जो पैसे मिलने हैं सो मिलने हैं, वो पहले भी मिले थे, लेकिन क्या वाकई यहाँ पे जो हुकूमती सतह पे जो टैक्स की मद में पैसा लगाया जाएगा वहाँ वो ये लोगों को रिलीफ देगा या नहीं देगा? तनख्वाहदारों की जिस तरह से खाल खींची जा रही है, और ये कहा तो जा रहा था असेंबली फ्लोर पे कि जनाब उनको रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन हमें तो कोई रिलीफ ना मिला। यहाँ पे तनख्वाहदार आज भी परेशान है, बिलवास्ता टैक्स और बराए रास्त टैक्स दोनों सूरतों में पिस रहे हैं हम। एक तो वो जो हमारी तनख्वाहों में से काट लिया जाता है, और उसके बाद ये कि आप अशिया खुर्दोनोश की कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसमें आपको मजीद टैक्स भी भरना पड़ता है। मसला पॉलिसी मेकिंग का है, सिर्फ ये कह देना कि IMF का डिक्टेशन है मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत आंखें बंद नहीं कर सकती इस बात पे कि जनाब हम मजबूर हैं। आप मजबूर नहीं हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ दे सकते थे। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।